Assalamu alaikum students, I'm Dr. Rabia. In today's lecture we are going to learn about the biosynthesis of fatty acids. जो फैटी एसिड्स हैं जिसको हमने स्टार्ट किया था अपने रिसेंट जो है वो प्रीवियस लेक्चर में आई गेस, उसकी सिंथेसिस दो तरह से होगी. एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिपिड्स की चेन की लेंथ में आपने ऐड करना है, और दूसरा हमारे पास न्यू लिपिड्स की सिंथेसिस है, उसको हम डिनोवो सिंथेसिस बोलेंगे, और हमने वही करनी है बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. अब किस तरह से होता है कि जो हमारी डाइट में कार्ब्स और जो अमाइनो एसिड्स जो एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर लिए जाते हैं, इन दोनों को हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स के अंदर और उसको ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में स्टोर करते हैं. यानी जो एक्सेसिव डाइटरी कार्ब्स होंगे और जो अमाइनो एसिड्स होंगी उनको कन्वर्ट किया जाएगा टू द फैटी एसिड्स, और फिर उसको किस में कन्वर्ट स्टोर किया जाएगा, किस फॉर्म के अंदर, इनटू द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो कि न्यूट्रल फैट्स हैं. डिनोवो सिंथेसिस या फिर डिनोवो सिंथेसिस हमारे पास वो सिंथेसिस होती है जिसमें न्यू फैटी एसिड की जो है वो प्रोडक्शन होती है, ये सिंथेसिस होती है. जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़कर आए थे, सेम केस में हमारा ये डिनोवो सिंथेसिस भी है. ये किन किन ऑर्गन्स के सेल्स के अंदर होगा? वो ऑर्गन्स हैं लीवर, किडनी, एडिपोज टिश्यूज एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स. ये वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी प्रीडोमिनेंटली. इसके अलावा सेल के अंदर कौन सी साइट है जहाँ पे फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि हमारे पास पूछा जाता है कि फैटी एसिड की सिंथेसिस की साइट कौन सी है. तो जो हमारे पास एंजाइमिक मशीनरी, यानी इन अदर वर्ड्स इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या है कि साइटोसोल, सेल का जो साइटोसोल है वहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही होती है. वहाँ पे इस वजह से हो रही होती है क्योंकि जो एंजाइम जो आपको सारे सेल्स को कैटलाइज करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे वो एंजाइम आपके साइटोसोल फ्रैक्शन के अंदर पड़े हुए हैं. इस वजह से जो आपकी फैटी एसिड की सिंथेसिस है वो हमारे पास कहाँ पे हो रही होगी? साइटोसोल के अंदर. इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए रिक्वायर्ड है, NADPH चाहिए, ATP चाहिए जो कि एनर्जी सप्लाई करेगी FA की सिंथेसिस के लिए. NADPH हमारे पास रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है, यानी ये रिड्यूसिंग पावर करेगा, ठीक है, और प्रोवाइड करेगा. और जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो हमारे पास कार्बन एटम का सोर्स होगा. इसमें हमारे पास जो एंजाइम्स और कोएंजाइम्स वगैरह चाहिए होंगी वो क्या क्या हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए, NADPH के अलावा हमारे पास ATP के अलावा जो हमारे पास एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो तो सबसे पहले हमारे पास फैटी एसिड सिंथेज रिक्वायर्ड है जो कि एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत सारे एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स है. अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से एंजाइम्स आएंगे. एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज रिक्वायर्ड है. एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज भी FAS की तरह हमारे पास क्या है? मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है. को फैक्टर्स या कोएंजाइम्स जैसे हम ऊपर पढ़कर आए, NADPH चाहिए, इसके अलावा हमारे पास बायोटिन चाहिए, मैग्नीशियम और मैंगनीज वगैरह चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट से आती है, और इसी तरह से ATP चाहिए जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगी. नाउ द एक्टिव साइट्स ऑफ FAS, फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम के पास दो तरह की जो है ना वो एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है. एक हमारे पास ये समझ लें कि एक ACP, ठीक है, ACP यानी असाइल कैरियर प्रोटीन होती है. इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट किस्म के 7 एंजाइम्स होते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि आपकी ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, FAS कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. दीज आर द 7 एंजाइम्स, ठीक है. ये सारा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिसको हम FAS कह रहे हैं.
ये एंजाइम एक डाइमेरिक एंजाइम है। ये डाइमेरिक एंजाइम जो है वो हमारे पास यानी दो मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, और ये जो दोनों इसके सब यूनिट्स होंगे, ये जो दोनों मोनोमर्स होंगी वो क्या होंगी, एंटी पैरेलल होंगी टू ईच अदर। यानी अगर एक मोनोमर का हेड साइड ये है तो दूसरे मोनोमर की टेल साइड जो होगी वो इसके पैरेलल होगी। यू कैन सी इट इन दिस डायग्राम कि ये हम कीटो एसाइल सिंथेज वाला जो साइड है उसको हम हेड साइड कह रहे हैं, जबकि दूसरी साइड जो है वो हमारे पास थायोएस्टरेज वाली वो टेल साइड है। तो हेड टेल ऑफ वन मोनोमर इज पैरेलल और ऑपोजिट टू द या फेस कर रही है टू द टेल एंड ऑफ द अदर मोनोमर। ठीक हो गया। तो हम ये पढ़े थे कि इसके अंदर हमारे पास, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास दो एक्टिव साइट्स हैं जहाँ पे आपका फैटी एसिड सिंथेसिस के रिएक्शंस जो हैं वो कैटालाइज किए जाएंगे। उनमें से एक हमारे पास है ACP के पास, ठीक है, और दूसरी हमारे पास एक एंजाइम के पास है जिसको हम कीटो एसाइल सिंथेज कहते हैं। तो जो ACP है यानी एसाइल कैरियर प्रोटीन जो है उसके पास एक SH ग्रुप होता है इन द 4th फॉस्फोपेंटोथेन मोइटी के पास, और इस साइट को या इसको हम पेंटोथिनाइल SH बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है एसाइल कैरियर प्रोटीन, ठीक है। इसके पास हमारे पास एक SH ग्रुप होगा जो कि आपके बाइंड होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटोथिनाइल SH बोलेंगे। इसी एंजाइम की जो दूसरी एक्टिव साइट है वो हमारे पास सिस्टीन रेजिड्यू कंटेनिंग होगी, ठीक है। एंजाइम की एक्टिव साइट, एंजाइम का नाम है कीटो एसाइल सिंथेज। एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर सिस्टीन रेजिड्यू के साथ SH ग्रुप लगा हुआ होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि दैट इज अनदर एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे पास दो एक्टिव साइट्स थी। एक हमारे पास ACP साइट थी जिसके साथ SH ग्रुप लगा हुआ था, एक हमारे पास एसाइल की एक्टिव साइट थी एंजाइम की जो कि सिस्टीन रेजिड्यू के साथ हमारे पास SH ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। तो दीज बोथ आर द एक्टिव साइट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास सारे जो फैटी एसिड सिंथेसिस के रिएक्शंस हैं वो कैटालाइज किए जाएंगे बाय दीज टू। अब फैटी एसिड सिंथेसिस के जो स्टेप्स हैं उसको हम तीन जो है वो फेजेस के अंदर, ये तीन स्टेजेस के अंदर जो है वो लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि हमारे पास हमने चीज़ें देख ली, हमने वो ऑर्गन्स देख लिए जहाँ पे फैटी एसिड की सिंथेसिस हो सकती है। हमने सेल के अंदर वो जगह देख ली जहाँ पे साइटोसोल जिसको हम कह रहे हैं, जहाँ पे जो है वो फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी। उसकी सारी एंजाइमिक मशीनरी जो है वो साइटोसोल के अंदर पड़ी हुई है। हमने एंजाइम कॉम्प्लेक्स देख लिया कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स की दो एक्टिव साइट्स हैं, किस तरह से वो काम करेंगी। अब हम फैटी एसिड सिंथेसिस की तीन वो स्टेजेस देखेंगे जिसमें हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को तीन स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमारे लिए इजी हो टू लर्न। तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कि आपके पास प्रोडक्शन ऑफ कोएंजाइम A और NADPH जो कि इसके प्रीकर्सर्स हैं, उसकी प्रोडक्शन कि किस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, किस तरह से NADPH बनेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A इनटू मेलोनाइल कोएंजाइम में, और उसके बाद हमारे पास असल काम आएगा जो प्रॉपर पाथवे है फैटी एसिड सिंथेसिस का, जिसमें हमारे पास FAS कॉम्प्लेक्स के रिएक्शंस आएंगे। सबसे पहला जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A और NADPH की प्रोडक्शन है। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A या कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A इनटू द मेलोनाइल कोएंजाइम A है, और उसके बाद हमारे पास FAS कॉम्प्लेक्स के प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ये रिएक्शंस शुरू हो जाएंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है कि हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A और NADPH आता है। ये दोनों जो हैं वो फैटी एसिड सिंथेसिस की प्री रिक्वेस्टीज हैं, यानी ये रिक्वायर्ड होंगी। ये वो चीज़ें हैं जहाँ से आपका साइकिल जो है वो शुरू होगा। ओके, अब एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो मुख्तलिफ बॉडी के अंदर होने वाले पहले से प्रोसेसेस
से बन रहा होता है। यानी आप देख कर आए थे कि हमारे पास पायरोवेट्स की जब डी कार्बोक्सिलेशन होती है एक एंजाइम के थ्रू, तो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। ठीक हो गया। इसी तरह से बॉडी के अंदर जो ओमेगा ऑक्सीडेशन हो रही होती हैं फैटी एसिड्स की, उसके जो एंड रिजल्ट्स हैं या उस साइकिल के अंदर, उस प्रोसेसेस के अंदर भी हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा होता है। कुछ अमाइनो एसिड्स के कार्बन स्केलेटन की डिग्रेडेशन से भी एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल रहा होता है, और कीटोन बॉडी से भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने ऐसे 4 प्रोसेसेस देखे जहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। पायरोवेट की डिग्रेडेशन से या ऑक्सीडेशन से, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से, डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड से, और कीटोन बॉडी से हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए आ रहा है। अब जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारा जो फैटी एसिड की सिंथेसिस की सारी मशीनरी है वो बाहर साइटोसोल के अंदर पड़ी है, जबकि ये जो प्रिकर्सर है एसिटाइल कोएंजाइम ए ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ा हुआ है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की उसको ईजिली क्रॉस नहीं कर सकता। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट परमिएबल टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब क्या किया जाएगा, तो ये होगा कि हम एसिटाइल कोएंजाइम ए को बाहर लेकर आएंगे थ्रू एन ऑल्टरनेट पाथवे। किस तरह से कि एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सिट्रेट वाया सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। अगेन एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, जो कि टीसीए साइकिल का भी जो है वो इनिशियल पॉइंट था, उसके साथ रिएक्ट करेगा और सिट्रेट बना देगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। अब ये सिट्रेट जो है इजीली क्रॉस करेगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इनटू द साइटोसोल। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया से अब ये किधर आ गया, साइटोसोल के अंदर आ गया। हमें सिट्रेट नहीं चाहिए, प्रिकर्सर एसिटाइल कोएंजाइम ए है। नाउ दिस सिट्रेट जो कि ट्रांसपोर्ट होकर आया है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल के अंदर, ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द अगेन ऑक्सैलो एसीटेट, क्लीव कर दिया जाएगा, ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसीटेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज सिट्रेट लाइएज। अगेन रिवाइज करने लगी हूँ कि जो सिट्रेट है उसकी एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो उसके बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट करके साइटोसोल तक ले आया जाता है। साइटोसोल के अंदर सिट्रेट लाइएज एंजाइम के थ्रू कन्वर्जन हो जाती है बैक इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट। ये हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए यूजिंग द एटीपी। एटीपी को यूज़ करते हुए आपने एटीपी की हाइड्रोलाइसिस हुई, एडीपी बना और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना। ये बॉन्ड की जो ब्रेकेज है ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए रिक्वायर्ड थी। तो सिट्रेट एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस ऑक्सैलो एसीटेट इन द साइटोसोल इज कन्वर्टेड इनटू द मेलेट। ठीक है, अब ये किसके अंदर जाएगा, मेलेट के अंदर, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम प्रोसीड करा रहा है दैट इज़ द मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, एक NADH जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, NAD+ के अंदर चला जाएगा। ऑक्सीडाइज हो रहा है NADH इंटू NAD+। ऑक्सीडेशन यही थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास मेलेट बन गया। अब ये मेलेट जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा बैक इनटू द पायरोवेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलिक एंजाइम। और ये रिएक्शन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, साथ के साथ NADPH जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये NADPH जो है वो इस एंजाइम के थ्रू जनरेट किए जाते हैं और ये दोनों के दोनों जो हैं वो फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज़ हो रहे थे। इसके अलावा एडिशनली NADPH जो है वो HMP शंट से भी आ रहा होता है।
अब यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज है कपल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड NADPH का, वो ये कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसने माइटोकॉन्ड्रिया से आना होता है साइटोसोल के अंदर। इस ट्रांसपोर्ट के साथ जो मूवमेंट हो रही होती है, कपल्ड मूवमेंट हो रही होती है, वो किसकी हो रही होती है कि जो साइटोसोल के अंदर NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए होते हैं वो वापस किसके अंदर चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड दिस कपल्ड मूवमेंट इज हाईली एडवांटेजियस टू द सेल फॉर ऑप्टिमम सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड्स। कि हमारे पास ये जो कपल्ड मूवमेंट है, ये हम मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ाए थे कि कपल्ड मूवमेंट क्या होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये हाईली एडवांटेजियस होती है सेल के लिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। पहला स्टेप हो गया कि एसिटाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस होगी। अगला हमारा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल को ए इनटू मेलोनाइल को ए। इस तरह से होता है कि हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसकी कार्बोक्सिलेशन होगी into the malonyl coenzyme A with the help of enzyme known as acetyl coenzyme A carboxylase। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो इसके लिए याद रखें, हम पीछे भी इतना सारा पढ़कर आए हैं कि ये जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होते हैं जिसमें एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है या एक कार्बन मॉलिक्यूल की एडिशन होती है, उसके लिए ABC का हमने जो है वो निमोनिक याद किया था। A मीन्स हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है, मतलब ATP चाहिए इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, B मीन्स बायोटिन रिक्वायर्ड है और C मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जिसने इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक हो गया। और इस एंजाइम का जो एक्शन है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज का, इसका मैकेनिज्म सेम होता है जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज का था, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का था, यानी ये दोनों एंजाइम्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है। एंड दिस इज़ द स्टेप विच इज़ रेगुलेटरी स्टेप, या ये एंजाइम जो है रेगुलेटरी एंजाइम है इन द FA सिंथेसिस। इन अदर एंड सिंपलर वर्ड्स, ये वो एंजाइम है जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा फैटी एसिड की सिंथेसिस के साथ, कि फैटी एसिड की सिंथेसिस ज़्यादा तो नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही होगी तो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट होना पड़ेगा। जैसे हम सेल्फ इनहिबिशन रेगुलेशन मैकेनिज्म देख कर आए थे एंजाइम्स के अंदर, एंजाइम्स किस तरह से अपने ही प्रोडक्ट के थ्रू अपनी इनहिबिशन करते हैं अगर वो एक्सेस अमाउंट में बन रहा हो। अब हम आते हैं अपने प्रॉपर पाथवे के अंदर जो कि है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स का, कि हमारे पास अगले मेलोनाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब जो बाकी सारे रिएक्शंस होंगे वो प्रोसीड किए जाएंगे बाय द FAS कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जो कि हमने पढ़ा था कि वो क्या है, एक मल्टी एंजाइम जो है वो कॉम्प्लेक्स है, या मल्टी फंक्शनल एंजाइम्स उसके अंदर होते हैं, इसको हम FAS कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। अब डिफरेंस इस FAS कॉम्प्लेक्स का यूकैरियोट सेल के अंदर और प्रोकैरियोट सेल के अंदर बताया हुआ है कि यहाँ पे ये जो इंक्लूडिंग द मैन यूकैरियोट्स के अंदर ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी 2 मोनोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सपोज दिस विल बी द मोनोमर 1 एंड मोनोमर 2, जो कि दोनों आइडेंटिकल होंगे, जो भी हम पीछे देख कर आए थे। हर मोनोमर की एक्टिविटीज़ जो होंगी वो 7 डिफरेंट एंजाइम्स पे कंसिस्ट कर रही होंगी और एक एसाइल कैरियर प्रोटीन होंगी। आपको अगर पिछली जो डायग्राम याद हो उसके अंदर हम देख कर आए थे कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 7 डिफरेंट एंजाइम्स पड़े हुए थे और एक हमारे पास ACP प्रोटीन थी जो कि हम देख कर आए थे कि वो किसके साथ जुड़ी हुई है, टू द 4' फॉस्फोपेंटीथाइन। जो एंजाइम्स हैं उसके अगर आप ऑर्डर को देखें फ्रॉम एंड टू एंड इन ईच मोनोमेरिक यूनिट, तो वो क्या होगा, सबसे पहले कीटो एसाइल सिंथेज होगा। 3 कीटो एसाइल का मतलब तीसरे नंबर की कार्बन वाली पे होगी प्रोसेसिंग। ट्रांस एसाइलेज होगा, एनॉइल रिडक्टेज होगा, एसाइल डिहाइड्रेटेज होगा, एसाइल रिडक्टेज होगा, फिर ACP प्रोटीन आएगी और एंड पे थायोएस्टरेज होगा। ये कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर हमारे पास ये सारे जो हैं वो क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। ये देखें, ये हमारा सारा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास ये सारे एंजाइम तरतीब के साथ लगे हुए हैं। कीटो एसाइल सिंथेज, एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज, मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज, एनॉइल रिडक्टेज, कीटो एसाइल रिडक्टेज, फिर ACP और टर्मिनल एंड जो है वो थायोएस्टरेज है।
हम ये पढ़ कर आए थे कि दोनों मोनोमर जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल ऑपोजिट होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। यानी हम इफ दिस विल बी द एंड ऑफ फर्स्ट मोनोमर, तो जो इसके दूसरे मोनोमर की टेल होगी वो इसके ऑपोजिट होगी, ठीक हो गया। ये था हमारा कॉम्प्लेक्स। अब ये सारे जो आपके सारे के सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो तभी फंक्शन करेगा जब ये सारे एंजाइम्स एज अ सिंगल यूनिट काम करेंगे। जैसे ही इन सब की डिसोसिएशन हो जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, तो एंजाइम की एक्टिविटीज़ जो है वो लॉस हो जाएंगी, एंजाइम जो होगा वो फंक्शनल नहीं रहेगा ज़्यादा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये अलग होता है, जबकि एसीपी प्रोटीन जो होती है वो अलग होती है। यानी ये जो सारे एंजाइम्स थे ये अलग पड़े हुए होंगे और ये काम कर रहे होते हैं विद सेपरेट एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर हमने देखा था कि एसीपी जो है इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। प्रोकैरियोट्स के अंदर एसीपी अलग, बाकी सारे एंजाइम्स अलग। यूकैरियोट्स के अंदर एसीपी उस सारे एंजाइम के अंदर होता है जो हम अभी देख कर आएंगे। अब हम देखते हैं कि वो एफएस के रिएक्शंस किस तरह से हो रहे हैं। सबसे पहले तो इस तरह से कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स होंगे वो क्या जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कोएंजाइम ए जो है वो सेपरेट कर दिया जाएगा और ये जो 2 कार्बन के फ्रेगमेंट्स होंगे ये ऐड कर दिए जाएंगे टू द एसीपी, ठीक है। इस तरह से जो है वो हमारे पास क्या होगा, पहला स्टेप हो रहा है किस तरह से कि जो 2 कार्बन के फ्रेगमेंट्स हैं फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम, ये कोएंजाइम ए से सेपरेट होंगे और ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे टू द एसीपी ऑफ एफएस कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन जो है वो कैटालाइज किया जाएगा बाय द एसिटाइल कोएंजाइम ए एसीपी ट्रांसएसाइलेज। एसिटाइल कोएंजाइम ए एसीपी ट्रांसएसाइलेज एंजाइम के थ्रू जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करके H को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH वाला फ्रेगमेंट आ जाएगा, ये वाला 2 कार्बन फ्रेगमेंट आ जाएगा जो कि ऐड होगा टू द ACP के साथ। नाम से पता चल रहा है एसाइल कैरियर प्रोटीन, जो एसाइल ग्रुप होगा फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम ए वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू द ACP ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये फिर एसिटाइल यूनिट जो है ये उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फ्रॉम ACP टू द सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ द एंजाइम, और इस तरह से ACP की जो सीट होगी वो खाली दोबारा हो जाएगा। पहले कौन लेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए को ACP एक्सेप्ट करेगा, उसके एसाइल यूनिट को, सिर्फ इस पोर्शन को CH3 C डबल बॉन्ड OH को इस S के साथ बाइंड कर देगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए से लेगा। नेक्स्ट ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड किया जाएगा बाय द एसिटाइल कोएंजाइम ए ACP ट्रांसएसाइलेज। नेक्स्ट ये एसाइल यूनिट जो है वो दे दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू द सिस्टीन रेजिड्यू और ये वैकेंट हो जाएगी ACP। सेकंड में हमारे पास क्या होगा कि जो मेलोनाइल कोएंजाइम ए ACP ट्रांसएसाइलेज है वो क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा मेलोनेट को फ्रॉम मेलोनाइल कोएंजाइम ए टू द ACP। अब अगला स्टेप जो है वो क्या है कि हमारे पास जो मेलोनाइल है उसका जो मेलोनाइल ग्रुप होगा वो एक्सेप्ट करेगा ACP को विद द हेल्प ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम ए ACP ट्रांसएसाइलेज एंजाइम। ठीक हो गया। ये जो स्टेप था ट्रांसफ़र ऑफ एसाइल ग्रुप फ्रॉम ACP टू द सिस्टीन रेजिड्यू, ये हमारे पास कैटालाइज किया जा रहा था बाय द एसिटाइल ACP। ठीक हो गया। पहले हमने देखा कि सबसे पहले ACP जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम के एसाइल यूनिट को अपने साथ बाइंड करेगा, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर देगा टू द सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ द एंजाइम।
सेकेंड स्टेप के अंदर हमने देखा कि जो मेलोनाइल कोएंजाइम ए है वहाँ से मेलोनाइल यूनिट जो है वो अटैक करेगा, ये अटैच होगा विद दैट ऑफ द ACP यूनिट, और फिर जो है वो उसके बाद इस रिएक्शन को जो है वो कैटालाइज किया जाएगा बाय द मेलोनाइल कोएंजाइम ACP ट्रांसएसाइलेज। नेक्स्ट जो है वो एसिटाइल यूनिट अटैच है जो कि सिस्टीन के साथ वो ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम दैट रेजिड्यू टू द मेलोनाइल ग्रुप, जो कि इस टाइम ACP के साथ लगी हुई है, और मेलोनाइल जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन में जाएगी। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पहले बाइंड हुई थी उसके साथ क्या कहते हैं मेलोनाइल के साथ, वहाँ से डिसोसिएट हो जाएगी, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी एसिटाइल के अंदर टू फॉर्म द मेलोनाइल, वो दोबारा बाहर निकल गई है, वो फैटी एसिड चेन का हिस्सा नहीं बनी। Decarboxylation is accompanied by the loss of free energy which allows the reaction to proceed forwards. ये जो decarboxylation हो रही है ये आपकी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है टू फॉर्म द टू प्रोसीड द रिएक्शन फॉरवर्ड, और ये रिएक्शन जो है वो कैटालाइज किया जाता है बाय द कीटोएसाइल ACP सिंथेज। ठीक हो गया। अब मेलोनाइल यूनिट से डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी। अगला जो स्टेप है वो इस तरह से है कि जो आपका क्या कहते हैं एंजाइम जो है वो रिड्यूस करेगा कीटोएसाइल ग्रुप को टू द हाइड्रोक्सिल एसाइल ग्रुप, और ये जो रिडक्शन होगी, ठीक है, ये किसके थ्रू होगी, NADPH के थ्रू होगी। अब हमने देखा था कि हमारे पास क्या बना था, कीटोएसाइल ACP बन गया था जब हमने कहा कि जो मेलोनाइल ग्रुप है वो एसिटाइल ग्रुप के साथ बाइंड कर जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन गया, बीटा कीटोएसाइल ग्रुप बन गया। अब इस बीटा कीटोएसाइल ग्रुप की क्या होगी, रिडक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ बीटा कीटोएसाइल ACP रिडक्टेज एंजाइम, और जो रिड्यूसिंग जो है वो एजेंट लिया जा रहा है वो हमारे पास क्या होगा, NADPH। ओके, अब किस तरह से होगा कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास थी कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड O, अब इसकी क्या होनी है, रिडक्शन, इस डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे H ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो फिर हमारे पास इस कीटोएसाइल ग्रुप की रिडक्शन हो रही है इनटू द हाइड्रोक्सी एसाइल ग्रुप, और जो बनने वाला सब्सटेंस है, बनने वाला जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP। अब ये बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP जो है उसकी डिहाइड्रेशन होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसको हम डिहाइड्रेटेज एंजाइम बोल रहे हैं, और आफ्टर डिहाइड्रेशन बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, एनॉयल ACP। और इस एनाइल ACP की फिर से दोबारा रिडक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनॉयल ACP रिडक्टेज, रिड्यूसिंग एजेंट दोबारा से NADPH होगा जो कि जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द NADP+, और ये हमारे पास अब क्या कर देगी, उसकी इस रिडक्शन के थ्रू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फुली सैचुरेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड जो है वो कम हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या होगी, एसाइल ACP बन जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट जो इस एक साइकिल का है या इस सीरीज ऑफ स्टेप का है। द फोर्थ कार्बन यूनिट अटैच्ड टू द ACP इन ब्यूटाइल ग्रुप। अब ये क्या है कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ कार्बन हो रही है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम ACP टू द सिस्टीन रेजिड्यू। ठीक है, सिस्टीन रेजिड्यू से चेन जो है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, ACP से टू द सिस्टीन रेजिड्यू। यहाँ पे ये चेन कहाँ पे लगी हुई है, ACP रेजिड्यू के साथ, या ACP वाली साइड पे अब यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ये चेन टू द सिस्टीन रेजिड्यू। ACP दोबारा वेकेंट बन जाएगा और ये जो है दोबारा से साइकिल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 चेन फैटी एसिड बना है, चेन की लेंथ में सिर्फ 4 जो है वो कार्बन्स पड़े हुए हैं। ये सारा सीरीज़ ऑफ स्टेप्स दोबारा जो है वो एंटर होगा
2 to 6 स्टेप्स जो हमने देखे एसिटाइल कोएंजाइम ए से, यहाँ से लेके दोबारा इस स्टेप तक दोबारा ये जाएगा, प्रोसीड करेगा जब तक हमारे पास 16 कार्बन जो है वो 16 कार्बन फुली सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं बन जाता, जिसको हम पाल्मिटेट कहते हैं। ठीक है, यानी यही सारे स्टेप्स जो हैं वो दोबारा होते रहेंगे और इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, 16 चेन आ जाएगी। अब इस 16 चेन को हमारे पास थायोएस्टरेज एंजाइम के थ्रू जो है वो सेपरेट किया जाएगा। ये थायोएस्टरेज एंजाइम जो है वो इस 16 कार्बन फैटी एसिड को सेपरेट कर देगा फ्रॉम द सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ये सारा हमने पढ़ लिया। यहाँ पे अब वो कहता है कि ये जो 16 कार्बन फैटी एसिड बना है, इसमें से सिर्फ 2 कार्बन जो थे वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से डायरेक्टली लिए गए थे। रिमेनिंग 14 जो थे वो हमारे पास मेलोनाइल कोएंजाइम ए से आ रहे थे, जो कि इनडायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा था बाय द एसिटाइल कोएंजाइम ए। 2 डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो शुरू में 2 हमने देखे थे कि 2 डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए से आ रहे थे जो मेलोनाइल के साथ अटैच हुए थे सेकेंड स्टेप के अंदर, जबकि बाकी 14 जो हैं कार्बन्स वो हमारे पास मेलोनाइल से आए हैं, जबकि मेलोनाइल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से बना था, एसिटाइल कोएंजाइम से। अब हम पढ़ेंगे इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा कि ये डाइमर होता है, इसके 2 आइडेंटिकल मोनोमर्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इतना लिखा हुआ है। हर सब यूनिट के अंदर 7 एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ होती हैं और एक ACP प्रोटीन होती है। ये दोनों सब यूनिट जो है वो एंटी पैरेलल पोजीशन के अंदर पड़े हुए हैं। जो SH ग्रुप है फॉस्फोपेंटोथाइन का 1 सब यूनिट का, वो क्लोजली पड़ा हुआ है टू द SH ग्रुप ऑफ द सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ द अदर सब यूनिट। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यूनिट सब 1 था, ठीक है। इसका जो कीटोएसाइल सिंथेज के साथ सिस्टीन रेजिड्यू की एक्टिव साइट के अंदर सिस्टीन रेजिड्यू के साथ SH ग्रुप था। ये SH ग्रुप जो है वो क्लोज जो है वो अपोजिशन में पड़ा हुआ विद दैट ऑफ द ACP के 4 फॉस्फो क्या कहते हैं पेंटोथाइन के SH ग्रुप के साथ, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्लोज पोजीशन में पड़े हुए थे। हमने यही दोनों एक्टिव साइट्स देखी थी, यही दोनों काम कर रही थी, ऐसी था ना, यही दोनों फंक्शनल थी। ये इसकी हमने पढ़ा था कि इसकी एक्टिव साइट के अंदर सिस्टीन रेजिड्यू के साथ SH ग्रुप लगा हुआ है और ACP के साथ हमने कहा था कि 4 फॉस्फोपेंटोथाइन के साथ SH ग्रुप लगा हुआ है, और ये दोनों क्या थी, एक्टिव साइट्स थी, और दोनों एक दूसरे के क्लोज अपोजिशन में पड़ी हुई हैं। ईच मोनोमर ऑफ FAS कंटेन्स ऑल द एंजाइम एक्टिविटीज ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। दोनों मोनोमर के सारे एंजाइम्स की जो है वो सारे एंजाइम्स जो हैं वो मतलब एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। But only dimer is functionally active. This is because the functional unit consists of half of each subunit interacting with complementary half of the other. ठीक है, यानी आपका जो है वो हाफ साइड ऑफ द एंजाइम जो होगी वो फंक्शनल होगी, यानी ये मोनोमर 1 की ये साइड जो है वो फंक्शनल होगी और मोनोमर 2 की ये साइड जो है वो फंक्शनल होगी। तो दिस डिवीजन विल बी द फंक्शनल डिवीजन जो कि आपकी काम करेगी। FAS स्ट्रक्चर हैज़ बोथ द फंक्शनल यूनिट एंड सब यूनिट डिवीजन। ठीक है, अभी हम देख कर आए कि इसके 2 यूनिट हैं, एक फंक्शनल यूनिट है और एक सब यूनिट डिवीजन है। ये दोनों टू फंक्शनल सब यूनिट्स ऑफ FAS इंडिपेंडेंटली ऑपरेट एंड सिंथेसाइज 2 फैटी एसिड साइमल्टेनियसली। एक ये फंक्शनल यूनिट हो गया मोनोमर का, ठीक है, डाइमर का सॉरी, और एक ये फंक्शनल यूनिट हो जाएगा जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है वो सिंथेसिस हो रही होगी। तो वो यही कह रहा है कि एट अ टाइम आपके FAS कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 फंक्शनल डिवीजन्स बन जाएंगी और वो जो दोनों फंक्शनल डिवीजन्स होंगी वो एट अ टाइम 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर रही होंगी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला तो ये कि हमारे पास ये सारा एक कन्फाइंड है इनटू अ कॉम्प्लेक्स, तो हमारे पास कोई परमिएबिलिटी बैरियर नहीं होगा इंटरमीडिएट के लिए। यानी हमने देखा कि हमारे पास जो रेगुलेटिंग स्टेप था वो मेलोनाइल कोएंजाइम ए वाला था, FAS कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं था। एक दफ़ा जब सब्सटेंस FAS कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया तो ये सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन होते रहेंगे विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वो एक जीन से कोड किया हुआ है, इस वजह से इन सब एंजाइम्स के अंदर गुड कोऑर्डिनेशन पड़ी हुई है।
क्योंकि वो एक ही एंजाइम से कोड किया गया। अब हाउ द फैटी एसिड सिंथेसिस इज रेगुलेटेड, सबसे पहले तो ये एंजाइम्स के थ्रू, मेटाबोलाइट्स के थ्रू, अपने एंड प्रोडक्ट के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू और डाइट के थ्रू रेगुलेट की जाती है। एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज जो है वो हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस का कमिटेड स्टेप है जो कंट्रोल करता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज जो है वो अपनी दो फॉर्म के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है, एक इनएक्टिव प्रोमोटर या ठीक है और एक्टिव पॉलीमर, यानी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है और एक्टिव फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। जो सिट्रेट है वो प्रमोट करता है पॉलीमर फॉर्मेशन को और इंक्रीज कर देता है फैटी एसिड सिंथेसिस को। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए है या मेलोनाइल कोएंजाइम है वो डीपोलीमराइजेशन करा देती है एंजाइम की और इस वजह से एंजाइम की इनहिबिशन होती है कार्बोक्सिलेज की, ठीक है। यानी जो एक्टिव फॉर्म होगी वो क्या होगी, पॉलीमर फॉर्म है, ठीक है। जो इनएक्टिव फॉर्म है वो डीपॉलीमर फॉर्म है। पॉलीमर फॉर्म जो होगी वो इसको फेवर करेगी, सिट्रेट की फॉर्मेशन को बढ़ाएगी और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, सिट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। जबकि जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है वो हमारे पास डीपोलीमराइज्ड फॉर्म है और वो क्या करेगी, इनहिबिट करेगी फैटी एसिड सिंथेसिस को। ये हमारे पास हो गया एंजाइम का रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह से होती है कि हमारे पास जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज जो है वो हार्मोन्स के थ्रू भी रेगुलेट होता है। फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन फॉर्म के अंदर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम जो है वो ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोजिनोलाइसिस के रेगुलेशन देख कर आए थे कि जो यहाँ पे इसकी फॉर्म होगी इनएक्टिव फॉर्म वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होगी और इसकी एक्टिव फॉर्म जो होगी वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होगी। ग्लूकागोन, एपिनेफ्रीन और नोरेपिनेफ्रीन जो हैं वो इनएक्टिवेट करते हैं एंजाइम को बाय द साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अभी हम देख कर आए कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एंजाइम हार्मोन्स के थ्रू भी जो है वो रेगुलेट किया जाता है और इसकी रेगुलेशन जो होगी वो इनएक्टिव फॉर्म और एक्टिव फॉर्म के अंदर होगी, यानी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म और डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। जब वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और जब वो इनएक्टिवेट हो जाएगा तो उसका फर्दर प्रोसेसिंग रुक जाएगी। डीएक्टिव फॉर्म डीफॉस्फोराइलेटेड, आपकी एक्टिव फॉर्म जो है वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है। जब उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होगा तो वो एक्टिव फॉर्म हो जाएगा और इस तरह से उसकी जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसीड करेगी। और ये बिल्कुल वैसे ही साइक्लिक एएमपी है जैसे आपने देखा था कि हमारे पास एपिनेफ्रीन या नोरेपिनेफ्रीन सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता है, सीएमपी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। एटीपी कन्वर्ट हो जाती है इनटू साइक्लिक एएमपी एडीपी के अंदर और साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हो जाती है और वो फॉस्फोराइलेशन जो है वो प्रमोट करती है या उसको इनहिबिट करती है। ओके, इंसुलिन जो है वो हमारे पास डीफॉस्फोराइलेट कराता है और एक्टिवेट कर देगा एंजाइम को। इस तरह से इंसुलिन जो है वो फैटी एसिड की सिंथेसिस को जो है वो प्रमोट करेगा जबकि ग्लूकागोन जो है वो इनहिबिट करेगा। इंसुलिन ने हमारे पास ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन भी इसी तरह से कराई थी कि ग्लूकोज को सेल्स के अंदर इस तरह से यूटिलाइज करा रहा था। नेक्स्ट इज डाइटरी रेगुलेशन कि अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट्स या फ्री फैट डाइट ज़्यादा ले रहे हो तो एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और फैटी एसिड सिंथेसिस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और ज़्यादा फैटी एसिड्स बनेंगे। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आप फास्टिंग कर रहे हो या हाई फैट डाइट डिक्रीज है आपकी तो फिर फैटी एसिड की सिंथेसिस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ NADPH किस तरह से कि हमारे पास NADPH एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। और ये जो है वो कहाँ से आते हैं, दे आइदर कम फ्रॉम द सिट्रेट ट्रांसपोर्ट या फिर HMP शंट से आते हैं। अबाउट 50 to 60% जो है वो कहाँ से आता है, HMP शंट से आता है जो कि मेजर फैक्टर है फॉर द रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।